अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में, एनर्जी का टॉपिक और इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट एनर्जीज़ का टॉपिक को। ठीक है, ये वर्क डन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है आपके पास कैपेबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है, नॉर्मल डेफिनेशन में उसको एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी डिफरेंट तरह की होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर क्लास से हम लोगों ने पढ़नी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है। ठीक है, बाकी जब आप बुक खोलेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज मिलेंगी, टाइडल, हाइड्रोलिक, डिफरेंट काइंड्स की। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना एक नज़र, अगर पीएमसी के सिलेबस में है। वैसे तो मुझे लगता है वो नहीं आएगी, इतनी आसान चीज़ तो कभी भी नहीं पूछते वो, लेकिन अगर पूछ लें तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, मैंने देखा था पास पेपर में काइनेटिक एनर्जी की एग्जाम्पल्स भी पूछी हुई थी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एग्जाम्पल भी बुक के अंदर लिखी हुई है, अगर आप याद करना चाहो तो प्लीज़ उसको याद कर लो, क्योंकि आने को तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है मूविंग बॉल कैन ब्रेक अ विंडो। ठीक है, और स्ट्राइकिंग हैमर कैन ड्राइव अ नेल। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी एग्जाम्पल है कि एक तेज़ चलती बॉल किसी विंडो को तोड़ दे तो काइनेटिक एनर्जी होती है, और अगर हम किसी हैमर से कोई नेल ड्राइव करें, कोई ठीक है खड्डा वगैरह करें, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी एग्जाम्पल में। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग थ्रो अपवर्ड, ठीक है, कैन लिफ्ट इटसेल्फ अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, कोई एक चीज़ को हम ऊपर फेंकें तो वो जितनी देर जो है आपके पास ख़ुद को लिफ्ट कराए, रेजिस्ट करे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी शुमार होती है। यानी हाइट तक पहुँचते हुए कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर ऊपर जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, एंड देन वापस आते हुए, ठीक है, हाइट मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर मैक्सिमम हो जाती है, फिर नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी दोबारा बढ़ती जाती है और एंड पॉइंट पे आके सेम हो जाती है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल याद रख लो, ये पूछ ली जाती हैं। उसके अलावा आपके पास काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पॉजेज बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्यू टू इट्स मोशन। अब आपसे बात पूछे द एनर्जी पॉजेज बाय द बॉडी ड्यू इट्स मोशन, तो आप याद रखते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या है? द एनर्जी पॉजेज ड्यू टू द हाइट के फैक्टर की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन के फैक्टर की वजह से। सिंपल सा फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यूनिट इसका क्या होता है? आपके पास जूल होता है, ये तो याद रखने की। और इंटर कन्वर्जन ऑफ जो हैं वो इनके यूनिट्स जो हैं वो हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, और हम ज़्यादा वहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाली बातें होंगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी की, इससे ज़्यादा कोई एज सच मुझे नज़र नहीं आई इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसके बाद है आपके पास बेटा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पॉजेज बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन या ड्यू टू इट्स हाइट, जो भी बोलो, तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फार्मूला था आपके पास पोटेंशियल इक्वल टू mgh। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम दूसरा नाम भी ये भी बोल सकते हैं कि ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो थोड़ी सी अलग है, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, the energy possessed by a body due to its position, that is known as the potential energy or also called as the gravitational potential energy। इसका फार्मूला है potential energy equal to mgh, और ये वाला फार्मूला आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ के लिए वैलिड है, जहां पर g की वैल्यू में कोई वेरिएशन ना आए। ठीक है, अगर g की वैल्यू में कोई वेरिएशन आती है तो वो फिर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, वो डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होगी। वी विल डिस्कस इन लेटर। तो सिंपल सा ये वाला जो है ये एप्लीकेबल है अर्थ के लिए, यानी जहाँ तक जी की वैल्यू में कोई वेरिएशन ना आए, स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों की बात हो रही है। ज़्यादातर स्मॉल जी की वैल्यू हो रही है, मैंने यहाँ कैपिटल जी पता नहीं क्यों लिख दिया, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू में कोई चेंज ना आए तो हम कहेंगे, ठीक है, ये वाली है अर्थ उस सरफेस तक के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब एक टाइप है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस और स्ट्रेच इलास्टिक बॉडी, किसी भी स्ट्रेच और कंप्रेस बॉडी के अंदर जो पाई जाने वाली एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो कैसे? अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पे मैं एक रस्सी को दो साइड से बांध लूँ। ठीक है, एक साइड से बांध लूँ और एक साइड से मैं उसको स्ट्रेच करूँ। ठीक है, और स्ट्रेच करने के बाद मैं उसको छोड़ दूँ। सपोज करो, चलो रबड़ सपोज कर लो, रस्सी भी नहीं, रबड़। मैं एक साइड से उसको बांधूँ, दूसरी साइड से उसको खींचूँ, और
उसको छोड़ूं तो वो उस जगह को छोड़ के वापस अपने उस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। दैट्स ड्यू टू दे हैव अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो अपनी सेम पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, पोजीशन सेम करेगी, जहाँ से अराइज हुई है वहीं आने की कोशिश करेगी ड्यू टू, क्योंकि उसमें एक अपनी एनर्जी है, वो दैट इज़ नोन एज हैव इट्स इलास्टिक एनर्जी। ठीक है, अब उस इलास्टिक एनर्जी का आपके फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। के इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इस फार्मूले से बेटे, इस फार्मूले से आपके पास जो है एक रिलेशन बन रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ। वो क्या रिलेशन बन रहा है, वो बन रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका एक रिलेशन निकाल दिया कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का u1 ओवर u2 इज इक्वल टू x1 ओवर x2 का होल स्क्वायर। इससे भी कोई रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप लोगों को अगर ये फार्मूला याद होगा तो आप लोग याद करोगे। वैसे हम इंशाल्लाह इसका भी देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया पोटेंशियल एनर्जी। कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम एक और एनर्जी को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है आपके पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी को इन्फिनिटी पर फेंका जाए, और से सुन लो, अगर किसी बॉडी को इन्फिनिटी पर फेंका जाए या ऐसी हाइट पर फेंका जाए जहां पर वैल्यू ऑफ जी में कोई वेरिएशन आए या ना होने के बराबर हो, तो वो एनर्जी की वजह से जो वर्क डन हुआ है, तो जो एनर्जी इसमें यूज हुई है, दैट्स एनर्जी इज नॉन एज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी एनर्जी को हम लोगों ने अंडरस्टैंड करके आज जो है वो हम अपनी जी की वैल्यू से बाहर होके हम खला में जा चुके हैं, स्पेस में गए हैं। ठीक है, यही उसका एक मेन फैक्टर भी रखा जाता है कि उसमें देखी भी जाती है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका मेन फैक्टर है। तो ये एक ऐसी एनर्जी जो इन्फिनिटी पे फेंकी जाए, ऐसी हाइट पे फेंकी जाए जहाँ वैल्यू ऑफ जी वेरिएट कर जाए, 9.8 से कम ज़्यादा हो जाए या ना होने के बराबर हो, यानी ज़ीरो हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी से लिंक है आपके पास एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, दिस इज अ मिनिमम वेलोसिटी गिव टू बॉडी ऑन अ सरफेस टू इजेक्ट बॉडी आउट फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ वन प्लैनेट। ठीक है, ये वही है कि वो वेलोसिटी जो एक बॉडी को दी जाए कि वो उस प्लैनेट की जो है वो सरफेस से ही क्रॉस हो जाए, उसकी जी की वैल्यू से ही क्रॉस हो जाए, यानी जी की वैल्यू उसकी जीरो कर जाए, सरफेस से क्रॉस हो जाए, वो मिनिमम वेलोसिटी आपके पास क्या कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी। जैसे रॉकेट की भी होती है, इस तरह अलग अलग उसकी होती है, तो दिस इज नॉन एज द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया। द वर्क डन ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द पॉइंट फार फ्रॉम द अर्थ सच एज इन्फिनिटी वेयर वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। समझ तो आ गई होगी कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो उस वजह से है, असल में वो वर्क डन है मूविंग बॉडी का जो अर्थ सरफेस से किसी ऐसे पॉइंट पे हो रहा हो जैसे कि इन्फिनिटी, या ऐसे पॉइंट पे जहाँ ग्रेविटी ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से आपके पास इसका फार्मूला बनता है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। ये नेगेटिव साइन इज ड्यू टू अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, सो माइनस जी एम एम ओवर आर। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो भी प्लेनेट का है, मास एम कैपिटल एम इज द मास ऑफ प्लेनेट एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट एंड आर इज द रेडियस ऑफ प्लेनेट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला है ए। और अगर हम उसमें से कोई वो हाइट भी कवर कर रहा है, ठीक है, यानी उस सरफेस से निकल के जाके रुक जाए, तो ये वाला फार्मूला है। लेकिन उस सरफेस से जाके निकल जाए और कुछ हाइट भी पूरी करे, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे, कुछ हाइट पे भी चला जाए, तो उसके लिए एक और फार्मूला हो जाएगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर प्लस एच। ठीक है, तो ये दो फार्मूले याद रखने के लिए आप लोगों ने याद रखने कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एनर्जी जब आपके पास उस सरफेस को क्रॉस कर जाए लेकिन उससे आगे ना जाए तो यही लग जाएगा, और अगर उसको हाइट कवर कर ले तो आपके पास
प्लस एच का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा सवाल है व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज, अगर मैं सेंटर से अर्थ से डिस्टेंस ज़्यादा कर दूं, यानी ये वाला आर बढ़ा दूं, डिस्टेंस ज़्यादा कर दूं, तो यू की वैल्यू में यानी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा। अब ये वाली वैल्यू कम होगी, नॉर्मली होता क्या, ये वाली वैल्यू कम करो ये ज़्यादा हो जाती है, मगर यहाँ तो नेगेटिव है। लेकिन ये नेगेटिव साइन तो बेटा किसके लिए है, ये नेगेटिव साइन है आपके पास कि वो अगेंस्ट जा रहा है, इसका कोई लिंक नहीं है आपके पास। अगर ये डिस्टेंस कम करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली यू की वैल्यू इंक्रीज ही होगी, या हम कहेंगे दैट इज लेस नेगेटिव, ठीक है। हाँ, जाहिर सी बात है बेटा, किसी चीज़ को जितना दूर फेंकना होता है, क्या करते हैं, उसको उतनी ज़्यादा स्पीड देते हैं। तो ठीक है, जितना दूर फेंकना होता है उतनी ज़्यादा। इफ़ वी इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लैनेट द वैल्यू बिकम लेस नेगेटिव और वी कैन से द मोर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये हमारे पास थी पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स। अब हम दोबारा आते हैं अपने एक टॉपिक के ऊपर। अब हम लोगों ने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी can neither be created nor be destroyed, but it can change from one state to another state, and during the transformation the total energy of the system always remain constant. ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना एनर्जी बन सकती है ना ख़त्म हो सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे जाती है अनटिल उस दौरान टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट ही रहती है। अब इससे लिंक एक क्वेश्चन है, एक बॉडी को मास को 70 किलोग्राम का फेंका जाए, ठीक है, सपोज एक हाइट पे, और उसको फेंका जाए 10 मीटर की हाइट से और उसको स्टॉप करवा दिया जाए 3 मीटर अबव द ग्राउंड से, तो बताओ उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को अगर हम इस तरह डिस्प्लेस करवाएं कि उसको गिराएं और वो कुछ हाइट पर ही हो और हम उसकी टोटल एनर्जी पूछें, सवाल बहुत घुमाया हुआ है लेकिन कहानी बहुत आसान है और ये लॉ से रिलेटेड है। तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो अब देखो 70 किलोग्राम मास है, हाइट से फेंका गया, आपने बताना है किसकी हो, टोटल एनर्जी क्या होगी। सिंपल सी बात है, देखो हाइट पर अभी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप लोग क्या कर दोगे, 0 लोगे, ठीक है, कोई स्मो नहीं, ठीक है। तो हाइट पर है और हाइट पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के आपके पर बराबर हो जाएगी। जब टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई तो हम लोगों ने यहाँ से आपके पास फार्मूला लगाया और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए, 7000, 21 और 8, तो आपके पास यहाँ से जवाब आ गया। यहाँ पर ई सेम होगी हर जगह। अच्छा, टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर आप सपोज करो आपको टोटल एनर्जी एक निकाल दी, फिर आपको दूसरे पॉइंट से टोटल एनर्जी पूछे, ठीक है, तो आपने सिंपल एक टोटल एनर्जी निकाल दी। अब आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी है वो हर पॉइंट पे सेम होती है, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। तो हमें अब कहीं भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जो टोटल एनर्जी निकाली है वो यहाँ की निकाली है, अभी जो यहाँ की नहीं निकाली, यहाँ की निकाली है। हम लोगों ने 3 ऐड नहीं किया क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो हर एक पॉइंट की सेम होती है, ये अच्छी बात है। तो हम लोगों को कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यही वजह है कि इसका आंसर 7000 है। यहाँ पर हर जगह टोटल एनर्जी सेम होगी, इसलिए हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी 0 कर लो तो देखो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगी और आप उससे अपना जवाब निकाल लो। तो ये टोटल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि आपको किसी भी पॉइंट पे दे दे, आपने सिंपल ऊपर वाले पॉइंट से निकालनी है और जब आपने ऊपर वाले पॉइंट से निकाल ली देन यू विल गेट ईजीली द आंसर अबाउट इट। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अब
हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन कब होती है? जब किसी बॉडी को सरफेस से हाइट पे फेंका जाता है, तो जाहिर सी बात है तभी, क्योंकि हाइट पे फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और जब वापस आते हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ठीक है, अब इसके दो केसेस हैं। पहला केस है आपके पास इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा केस है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसके फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन में भी आपके पास दो केस हैं। क्या है कि एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए और उसको ग्राउंड सरफेस पे फेंका जाए, और एक है कि हम उसे फेंकें लेकिन कुछ हाइट पे फेंकें, लेकिन कुछ हाइट बाकी हो, तो इसके लिए फार्मूला है। तो आपने सिंपल इससे फार्मूला रखना है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, माइनस इज फॉर इट्स गो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके अलावा अगर वो किसी हाइट पे रह रहा है तो हम लोगों ने ऐड करना है इस एम जी एच के फैक्टर में। अब यहाँ पे क्या ऐड करना है? एम जी एच की जगह एच माइनस एक्स हाफ एम बी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से समझ गया। अब यहाँ से इस तरह से ना बेटा, वो सवाल इस तरह दे के ना आपसे वेलोसिटी भी कभी कभार पूछ लेता है, याद रखना। ये तो पूछता है, ये वाला सवाल मेरा भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में आया था, तो मुझे याद है। तो आपने यहाँ से अगर निकालोगे जवाब, तो आपके पास यहाँ से सिंपल सा डायरेक्ट से एक फार्मूला आ जाता है। ये आप लोगों ने सिंपल याद रखना है। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, जब वो बॉडी को सरफेस पे फेंके, इसको याद रख लो, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ये याद रख लो, मैं फिर बोल रहा हूँ याद रख लो, ये कभी कभार बहुत ज़्यादा काम आता है। v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, और अगर वो किसी हाइट पर छोड़ देता है और वेलोसिटी पूछ रहा है तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh माइनस एक्स। ये दो फार्मूले याद रख लो, कभी कभार प्रैक्टिस क्वेश्चन में तुम्हें इस तरह के सवाल देखने को मिल जाएंगे। वैसे मैं हर एक का छोटे छोटे एक सवाल कलेक्ट करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और बेटर हों। ठीक है, अब बात आती है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन में। ठीक है, देखो अब देखो वर्क डन नीचे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे कवर हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कैसी है? अपोजिट लगती है। तो इसमें क्या होगा? इसमें तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो वर्क डन हो रहा है, तो हम इसमें इस फ्रिक्शन के खिलाफ एक वर्क डन होगा, तो हम लोगों ने उस वर्क डन को भी ऐड करना है। इस फ्रिक्शन के खिलाफ भी एक वर्क डन करना है ताकि बॉडी नीचे जा सके, क्योंकि अब तो हम लोगों ने फ्रिक्शन ऐड कर लिया ना। फार्मूला वही लगाएंगे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज साथ आ जाएगी, दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, अब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या आ जाएगा? एम जी एच, ये इसने सरफेस पे फेंका है तो एच आ गया, हाफ एम वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर प्लस एफ एच यहाँ आ गया। सवाल यह है कि वर्क डन तो अगेंस्ट में हो रहा है, ठीक है, अगेंस्ट में फ्रिक्शन में, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगा? तो नेगेटिव साइन नहीं लगाया क्योंकि वर्क इज अगेंस्ट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन वैसे ही अपोजिट होती है, तो अपोजिट का अपोजिट क्या होगा? सेम ही रहेगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाता है? जैसे प्लस हो जाता है, इस तरह अपोजिट का अपोजिट प्लस आ जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई वी यूज द प्लस। ठीक है, और अगर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन में हमारे पास कुछ हाइट से फेंके और कुछ हाइट बाकी हो, ठीक है, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे और कुछ डिस्प्लेसमेंट बाकी हो, ठीक है, यानी मैं ऊपर से फेंकूँ और टोटल सरफेस पे नहीं गिरे, कुछ डिस्टेंस पे गिरे, कुछ डिस्टेंस पे स्टॉप हो जाए और फ्रिक्शन ऐड हो रही हो, तो उसके लिए फार्मूला आपके पास एम जी एच माइनस एक्स आ जाएगा इक्वल टू हाफ एम बी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर प्लस 2f, और h की जगह आपके पास h माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर प्लस एफ एच आ गया, यहाँ पर 2f h माइनस एक्स, 2 याद रख लेना, यहाँ पे 2 आता है, तो 2f h माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास नम्स में एक सवाल आ गया था, ठीक है, उसको देखते हैं। नम्स में आपके पास सवाल आ गया था, एक बॉडी को ड्रॉप करवाया सम हाइट से इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो बताओ उस पर उसका फार्मूला क्या होगा? ये नम्स का क्वेश्चन है, 2019 से 18 का आई थिंक सो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो यहाँ से एक ऑप्शन ये बन रहा था हाफ एम वी, सर थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था, चूँकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने तो पढ़ा है एम जी एच इक्वल टू समझ लो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ एच, ठीक है, लेकिन ये घुमा के क्या दिया हुआ है?
हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच माइनस है। अब माइनस का एफ एच इधर भी उन्होंने ऐड किया होगा, लेकिन इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वांटिटी रखी है। आपने सिंपल से याद रखना है काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पर प्लस के उसके साथ जो है आपके पास आएगी। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस हमेशा काइनेटिक एनर्जी के साथ या फ्रिक्शन वाले के साथ आप ऐड करोगे। तो आप लोगों को अगर याद रहेगा कि फार्मूले में हमने काइनेटिक एनर्जी के साथ ऐड किया था तो आप लोगों को इजीली याद रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच, ठीक है, यहाँ पे प्लस में था, इन्होंने इधर ले गए, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच माइनस एफ एच। सिंपल सा ये था, ये पूछा बता, तो आप लोगों को अगर याद होगा आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, करवा लेते हैं। देखो, अ मशीन नीडेड 100 जूल ऑफ एनर्जी टू रेज, यानी आपके पास ये इनपुट में आ गया, टू रेज 10 किलोग्राम, ठीक है, ब्लॉक एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। ठीक है, ये आपके पास कुछ आउटपुट आ गया। व्हाट इज़ अ मशीन एफिशिएंसी, ठीक है, मशीन की एफिशिएंसी पूछ रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का फार्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है, मुझे आउटपुट ओवर इनपुट क्रॉस 100%, ये आप लोग एफिशिएंसी का फार्मूला जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा आउटपुट ओवर इनपुट का 100%। ठीक है, यहाँ से आप आउटपुट देखें, आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है कि वो 10 किलोग्राम को ब्लॉक को रेस कर रहा है 6 मीटर से। तो आप जानते हैं क्या लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। पोटेंशियल एनर्जी आ गई एम जी एच का। इनपुट में आपके पास क्या दिया हुआ है, दूसरी एनर्जी दी हुई है, तो वो 1000 जूल आ जाएगी नीचे आगे आपने सारा हल किया और यहाँ से आपके पास जवाब आ गया और आपने जवाब लगा लिया। ठीक है, तो ये भी इस तरह से भी एक कभी कभार एफिशिएंसी रिलेटेड भी पूछ लेता है। तो यहाँ से हम लोगों ने एनर्जी का टॉपिक ख़त्म कर लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो है आपका ग्राफ रिलेटेड, उससे भी कभी बार सवाल आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, और कोई क्वेश्चन है पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।